समझ बाबू, ध्यान सुनिए, आगे बढ़ते हैं बाबू। कल आप लोग का क्या हंस रहे हैं लड़के, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। कल हम लोगों ने तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में जाना कि उसमें भाप बना करके, भाप से टरबाइन को घुमा करके, टरबाइन जो एक्सल से जुड़ा होता है, एक्सल घुमा करके बिजली को उत्पन्न कर लेते हैं, यही नहीं पढ़े थे हम लोग? चलिए, तो तापीय विद्युत संयंत्र तो होता है, ठीक, उसको चलाता कौन है? तो भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी। क्या नाम है? एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में समझिए। एनटीपीसी इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये होता है इसका फुल फॉर्म। यह एक बड़ी कंपनी है। क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी इसका तो नाम सुने होंगे आप लोग, बड़ी कंपनी है जो क्या चलाता है? तापीय उत्पादन करता है। तो बिजली का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? कहिएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के ही अंडर में क्या चलता है? थर्मल पावर प्लांट, वही सब हैंडल करता है तापीय विद्युत संयंत्र, है ना। पूरा ईंधन इकट्ठा करेगा, ईंधन इकट्ठा करके, देखिए तापीय विद्युत संयंत्र की दिक्कत क्या है ना कि पेड़ को काटा जाता है, उसमें लकड़ी चाहिए उसको, समझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन अगर जलाइएगा तब तो होगा, वो पूरा भाप बनाएगा जल, उसके भाप से टरबाइन घुमा करके बिजली बनाते हैं हम लोग। इसके लिए ईंधन जरूरी है, ईंधन ज़्यादा लगेगा। तो थर्मल पावर प्लांट चलाने का काम एनटीपीसी करता है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एक, समझे। एनटीपीसी हम लोग के यहाँ पे है बारू में, है ना। एनटीपीसी वहाँ से पानी जाता है, देखिएगा बहुत ज़्यादा, इधर से सोन से जाता है, सोन नदी से। तो ये है आपका, है ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब पढ़ते हैं हम लोग जल विद्युत संयंत्र। क्या पढ़ेंगे? जल विद्युत संयंत्र। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र। अगला आप लोग को पढ़ना है संयंत्र। स के ऊपर न रहता है कि य के ऊपर है, से ये हमको ना समझ में नहीं आता आज तक, ठीक है। हे पर आता है बिंदु, दोनों पर रहेगा। संयंत्र, संयंत्र, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र, है ना। देखिए इसका काम क्या है हम बताते हैं आपको। इसमें जल विद्युत संयंत्र होता क्या है? इस सब में टरबाइन आपको घुमाना है। एक बात हमेशा रखिए, सब में क्या जुड़ा होगा? एक्सल। एक्सल में क्या लगा होगा? आर्मेचर। बस समझ गए, सब में कॉमन होगा जी। लेकिन जल विद्युत संयंत्र में होता क्या है कि जब नदी के जो पानी का जो बहाव होता है, उस नदी के पानी को रोक लिया जाता है, समझे। उस नदी के पानी का कर दिया जाता है बाबू, रोक लिया जाता है। नदी के पानी को कैसे रोक सकते हैं हम? बांध बना के, बड़े बड़े जलाशय, जलाशय उसे बोलते हैं जहाँ जल को आशय मिले, जहाँ जल को स्थिर कर सके, उसे बोलते हैं जलाशय, है ना। तो जल को रोकने के लिए क्या बनाना पड़ता है? बांध बनाना पड़ता है। बांध में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ऐसा बात नहीं है। तो जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है बाबू? सबसे पहले अब नदी के जो पानी आता है उसको बांध बना करके रोक लिया जाता है, है ना। तो बांध बनाने से क्या होता है कि पानी की जो स्तर है ऊंचा हो जाता है। जहाँ तक हाइट तक रहेगा बांध, वहाँ तक हाइट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? धीरे धीरे तो एक ऊंचाई हो जाता है पानी का, जल का। अब क्या होता है कि जो बांध होता है, बांध के आधार नीचे टरबाइन को लगा दिया जाता है, समझे। टरबाइन को लगा देंगे और जल का स्तर क्या होता है? ऊंचा हो जाता है। मान लीजिए ये मेरा बांध है, ये मेरा बांध है, ठीक है। और इधर पानी जो है ना, यहाँ तक स्तर तक आ गया पानी, ठीक है। यहाँ तक स्तर तक पानी आ गया, यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक टरबाइन लगा दिया, ओके। अब यहाँ से हमने एक पाइप लगा दिया, इस पाइप के माध्यम से क्या करेंगे? इस पे गिराएंगे,
तो जो पानी का जो ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा, जो गिर रहा है, मतलब जो गिरने की ऊर्जा है, वो क्या करेगा, इसमें एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या कर देगा, उसको चला देगा। किसको? टरबाइन घुमाएगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगा। यानी छोटा में समझिए एकदम संक्षेप में बात को, कि कुछ नहीं, पानी का जो है ना, पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, गति होगा, उस गति से क्या ना चल, इस पे गिराया जाएगा टरबाइन पे, और टरबाइन धीरे धीरे घूमने लगेगा, और टरबाइन के साथ क्या जुड़ा है, आर्मेचर, बिजली उत्पन्न हो जाएगा। तो वही ऊंचाई पे एक बांध बनाना पड़ेगा, बांध जरूरी है, बिना बांध के नहीं पानी रोक सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए पानी को रोक करके उस पर पूरा प्रेशर के साथ गिराया जाता है पाइप के माध्यम से। इसी को बोलते हैं जल विद्युत संयंत्र। इससे बिजली उत्पन्न कर लेता है। यांत्रिक ऊर्जा, पहले पहले जल इसमें क्या होगा, स्थिर होगा, तो स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो गया। और फिर जबकि इसको चलाएगा तो होगी यांत्रिक, क्या उत्पन्न होगा, विद्युत होगा ना। तो पहले पहले कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद विद्युतीय ऊर्जा, यही ना होगा। बिजली उत्पन्न हो गया, तो 3 कंडीशन इसमें लिख देंगे लास्ट पॉइंट में, है ना। पहले पहले क्या लिखेंगे, स्थितिज, उसके बाद यांत्रिक, उसके बाद विद्युत। चलिए इसमें लिखते हैं बाबू, देखिए यह एक आ रहा है ना, ऐसा काट दें, एक को काट दें, यह एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जो गिरते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न, नहीं आ रहा, बिजली उत्पन्न करता हो। खाली एक विद्युत संयंत्र है, या यह एक ऐसा विद्युत संयंत्र है, यह एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जो गिरते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता हो। उसे लिख देते हैं, उसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका, इसका डेफिनेशन टाइप लिख दिए कि पानी की जो गतिज ऊर्जा है ना, जो पानी की जो ऊर्जा है, मतलब गिरते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, उसे कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। इस सब में टरबाइन घुमाना है, ठीक है। अब चलिए लिख दो सिद्धांत, बाबू से लिख देते हैं, चलिए तो। आ रहा है बाबू, देखो तो, उत्पन्न करने के लिए क्या बनाते हैं बाबू, बहाव को रोक कर लिखें, बड़े जलाशयों में बड़े जलाशयों में क्या लिहाज रहा है, एकत्रित आ रहा है बाबू, देखो तो, नहीं आ रहा। ऊंचे ऊंचे बांध बनाते हैं, ऊपरी भाग से बांध के टरबाइन को
इसको मिटा देना। देखो क्या लिखे बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ध्यान दीजिए। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर एक बड़े जलाशय में, मतलब जहाँ जल ज़्यादा अटे, जहाँ ज़्यादा रुक सके, ठीक है, तो या फिर लिख सकते हैं नदियों के बहाव को रोककर, ठीक है, जल को एकत्रित करने के लिए क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। उसके बाद जल के बांध के ऊपरी भाग से एक पाइप जोड़ देते हैं। पाइप को क्या करते हैं ना कि बांध के नीचे आधार पे क्या लगाते हैं? टरबाइन। उस टरबाइन पर क्या गिराते हैं? जल। टरबाइन के जो ब्लेड होता है ना, इसे 3 गो, इस पे क्या गिरेगा? जल। तो धीरे धीरे घूमने लगेगा इसे से। मुक्त रूप से तथा उसका टरबाइन का नाम देते हैं, तथा टरबाइन 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 हाँ, तो टरबाइन घूमेगा। देखो, मुक्त रूप से जल को क्या कर देता है? गिरा जाता है, तथा जिससे टरबाइन क्या होता है? टरबाइन घूमने लगता है, घूमने लगता है, और टरबाइन के धुरी में लगा आर्मेचर या डायनेमो भी घूमने लगता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलता है? जब बदलता है विद्युत ऊर्जा में पहले क्या था? स्थितिज ऐसे लिखा था ना, है नहीं रहेगा, स्थितिज ऊर्जा, वही क्या बन गया, और फिर जाके विद्युत ऊर्जा। देखिए, हाई में कुछ नहीं है, हाई आपको लिखने आ जाएगा, है ना? अपने से लिखिए कैसे कि हम नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए एकत्रित करते हैं। लिखिएगा, नदी के जो जल होता है उसको एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के लिए हम क्या बनाते हैं? लिखिएगा, एकत्रित करने के लिए हम बांध बनाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाते हैं, जिससे नदी के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं कि नदी के जो ऊपरी भाग है, जो बांध का ऊपरी भाग है, उससे हम पाइप को जोड़ देते हैं, और नीचे बांध के आधार पर हम एक टरबाइन को लगाते हैं। टरबाइन में, ठीक है, टरबाइन लगाते हैं, और टरबाइन के ऊपर उस पाइप के द्वारा पानी को गिराते हैं, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। हो गया? टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन का एक सल या धुरी आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, जिससे आर्मेचर भी घूमने लगता है। इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, बस अपने से। इसमें ज़्यादा एथी नहीं है ना बाबू, इसमें कोई एथी नहीं है। अब हम बताते हैं कि कहाँ के यहाँ बांध बनाया गया है ना बाबू, कहाँ के यहाँ बांध को बनाया गया है, बताइए तो आप लोग। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। जिस पे कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध। ये बताइए, बांध क्यों बनाया गया है? बिजली उत्पादन करने के लिए। समझ गए आप लोग? उड़ीसा में कौन सा बांध पड़ता है? हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सी नदी बनाया गया है? महानदी पे। तो एक ये हो गया। एक और आपका सतलज नदी पे बनाया गया है, कौन बांध? भाखड़ा नांगल। सबसे बड़ा ये है परियोजना है आपका, सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना को बांध कहते हैं, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पे। वो कहाँ पे है सतलज नदी? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सतलज है वहीं पे है, बहुत सारा 2-4 गो और है। नर्मदा, नर्मदा उधर नहीं है ना बाबू? ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, ये क्या बताया? महानदी पे कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। सतलज पे कौन बांध?
भाखड़ा। और एक है आपका टिहरी बांध, कहाँ है? उत्तराखंड में एक और बांध बना है जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध। ठीक है, वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में टिहरी जिले में है। कहाँ है? टिहरी जिले में है। तो ये 3 बांध है, तीनों बांध को हम लिख देते हैं, है ना? चलो लिख दे यहाँ पे। यहाँ पे लिख दे बाबू। पहला आपका कहाँ गया जी? कहाँ यहाँ पे लिख दे। पहले तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, यह कहाँ है? महानदी में ना, महानदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? महानदी पे। कहाँ पे है? उड़ीसा। आगे बढ़े, एक और लिखा दे तो, छोड़ो ना, मिटका दे कोनो का, इससे मिटका दे थोड़ा, इसको मिटा देते हैं। दिमाग लगा बाबू। पहला क्या था? इसको इधर मिटाते नहीं आ रहा है ना बढ़िया से, क्लियर नहीं आ रहा है। देखो, निम्नलिखित बांध, पहला था आपका हीराकुंड डैम, कहाँ है? महानदी पे ना। अब महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। एक और बांधते हैं, कौन बांध है बाबू? भाखड़ा नांगल बांध, ये कहाँ है आपका? सतलज नदी, है ना? सतलज नदी को ही क्या बोलते हैं? कुछ और एक नाम है, छोड़िए ना। कहाँ पे है बाबू? हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट में ना पूरा ले देते हैं ना। अगला आपका क्या है? टिहरी बांध। देखो, भाखड़ा है ना, भाखड़ा बांध है, ठीक है, एक टिहरी बांध, दोनों ऊंचा है ना? दोनों क्या है? ऊंचाई पे है। एक है 226 मीटर, एक है 226 मीटर, दूसरा है 220 मीटर। लेकिन सबसे ऊंचा भाखड़ा है ना बाबू। भाखड़ा नांगल ऊंचा है, लेकिन गुरुत्व के हिसाब से टिहरी बांध ऊंचा है। वो सब आपको नहीं जानना, छोड़ो ना, है ना? 220 226 मीटर दोनों का हाइट है। टिहरी बांध कहाँ है बाबू? किस नदी पे है? गंगा नदी पर। कहाँ है? उत्तराखंड में। किस जिले में? टिहरी लिखाता है ना? तो टिहरी बांध किस नदी पे है? तो कहे गंगा नदी। भाखड़ा बांध सतलज नदी, हीराकुंड बांध महानदी। ये पूछता है आपसे, है ना? ज्योग्राफी में पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। कहाँ पूछेगा? ज्योग्राफी में पूछेगा, समझे? इसको उतारिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। बाबू ध्यान दीजिए, जल विद्युत संयंत्र हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं जल विद्युत संयंत्र से होने वाले लाभ। जल विद्युत से लाभ क्या क्या है, समझो बाबू। देखिए, क्या जल विद्युत से, जो जल का हम उपयोग करके, है ना, बिजली बना रहे हैं, उसमें कहीं भी ईंधन को हम जला रहे हैं? नहीं जला रहे हैं, इसका मतलब उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो ये कैसा है? यह प्रदूषण रहित है, यह प्रदूषण रहित है। समझो। बताइए, जल को इकट्ठा करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बांध। बांध से हमें 2-3 चीज़ का प्रॉफिट होगा। एक, अगर बांध बना दे तो नदी का पानी इकट्ठा हो गया, तो वहाँ से पानी लेकर के हम अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो एक प्रॉफिट सिंचाई के लिए में हो सकता है। दूसरा, कि जब हम बांध बना लेते हैं तो उससे बाढ़ आने की शंका नहीं होती है। बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा बनाते हैं? बांध। तो 2 फायदा है। देखिए,
बाढ़ को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा। इकट्ठा इसलिए खाता बाबू। अरे इकट्ठा चलना, इकट्ठा करके इकट्ठा, टठा लो, पहले ट एगो हलन लगाते हैं। इकट्ठा, जल इकट्ठा करके क्या करते हैं? सिंचाई किया जाता है। यह सस्ता और सुलभ होता है। समझ गए? चलिए यही तो है लाभ, लिख लीजिएगा ना अब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कौची? पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की बाबू रे। पवन चक्की, पवन चक्की क्या करता है? तो पवन ऊर्जा को लेकर के वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा, तब जा कहिएगा विद्युत ऊर्जा। या फिर पवन ऊर्जा डायरेक्टली कहाँ चल जाइए? क्या चल जाइए कहाँ? विद्युत ऊर्जा पे। तो पवन ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सॉरी, पवन चक्की पवन ऊर्जा को काच में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बस। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिशील वायु की जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। जो गतिशील वायु होती है, जो हवा बहती है, उसी क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा को क्या करते हैं? कोई दिक्कत है हंसने के कारण? बिना माने मतलब आप लोग मत हंसे बाबू, बिना माने मतलब कि जहाँ हंसने वाला वहीं पर हंसिए। उसको पागल बोला जाता है जो इसे हंसता है, बौरा है कहीं के। गांधी जी थोड़े नहीं है कि एक बार हंसे दोबारा कहीं हंसो, थूर देंगे, उठा पटक कर देंगे। इसलिए ज़्यादा ना उछलो मत। आई एम बिहारी, ठीक है, पूरा संस्कारी ना, पूरा खटारी। समझ रहे हैं बाबू? तो इसलिए बदमाशी ना। चलिए सिद्धांत में हम क्या लिखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है मेरे भाई? तो पवन चक्की, जहाँ पे अधिक मात्रा में जहाँ पवन चक्की हम लगा सके, है ना, बड़े क्षेत्र को लेते हैं। पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, उसको बोलते हैं, है ना, वहाँ पे अधिक से अधिक क्या लग सके? पवन चक्की लग सके। और जहाँ अधिक से अधिक क्या लगता है? पवन चक्की, उसे बोलते हैं क्या चीज? फार्म। क्या बोलते हैं? फार्म। फार्म बोलते हैं। जैसे कैसे मुर्गी का बच्चा रख दे एक जगह पूरा, तो क्या हो गया? पोल्ट्री फार्म, वो भी फार्म है। समझ गए? उसको पोल्ट्री फार्म बोल जाता है। तो उसी प्रकार जहाँ चक्की बहुत ज़्यादा लग गया उसको बोलते हैं फार्म बोलते हैं, है ना। पवन चक्की का फार्म मतलब पूरा बहुत ज़्यादा है पवन चक्की, समझे? तो पवन चक्की सबसे बड़े क्षेत्र को दिखाता है, विशाल क्षेत्र जहाँ पे अधिक मात्रा में लग सके, पूरा खाली होके, हवा बहुत ज़्यादा तेज वहाँ पे हमेशा रहता होके, वहाँ पे लगाइए पवन चक्की। हम लोगों के देश में कहाँ लगता है? तमिलनाडु तरफ, साउथ में लगता है, तमिलनाडु में लगता है। समझ गए? तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन चक्की लगाया जाता है भारत में। भारत का जो स्थान है तिथि में पवन चक्की में कोई है? 5वां है। पूरा दुनिया में कितना नंबर पाता है हम लोग का देश? 5वां स्थान पे आता है। समझ गए? पवन चक्की में, पवन चक्की से बिजली उत्पादन करने में कौन सा स्थान इसका है? 5वां। नंबर 1 पे बताए थे कौन था? डेनमार्क। कितना था? डेनमार्क। चलिए इसका सिद्धांत समझिए बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। हमारा कहने का मतलब ये है कि पवन जो चक्की है, पवन चक्की का उपयोग क्यों करते हैं? पवन चक्की का उपयोग क्यों करते हैं? पवन चक्की में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए, पवन चक्की में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं पवन ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग, है ना। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग हम पवन चक्की में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं, जिससे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सिंपल इसमें लिखा जाता कुछ नहीं है, समझे? अब बताइए पवन चक्की को कैसे घुमा सकते हैं? गतिशील वायु से। अगर वायु का प्रवाह तेज हो तो पवन चक्की क्या होगा? पूरा बड़ा बड़ा पवन चक्की रहता है, समझ गए? ऐसे पूरा इसे लगा होता है, ऐसे होगा, इसमें 3 गो बड़ा बड़ा डायना लगता है, इससे ब्लेड, समझे? ऐसे लगता है, पूरा इसे घूमते रहता है। देखिएगा साउथ मूवी में बड़े दिखाता है ये सब। बड़ा बड़ा।
इससे बोरिंग सोरिंग कुछ भी चला सकते हैं बिजली उत्पादन करके, समझे। तो बाबू अब लिखते हैं सिद्धांत, यहीं पे लिख दें सिद्धांत, चलिए यहाँ पे लिख दें सिद्धांत। उत्पन्न करने के लिए बाबू आ रहा है, चलिए उधर लिखते हैं, विशाल क्षेत्र में पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, जहाँ पवनों का प्रवाह, पवन माने तेज होता है, कहते हैं। उपयोग देखते रहे बाबू, किया जाता है। समझो बाबू, यहाँ तक क्या लिखा गया है। पवन ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे पवन चक्की लगाएंगे, जहाँ बहुत सारा पवन चक्की लगता है उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म, क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। हो गया। कहाँ लगाते हैं पवन चक्की ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा हवा तेज हो, हवा का प्रवाह तेज हो। अच्छा, जब पवन चक्की घूमता है तो क्या होता है, उसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो पवन चक्की का घूर्णन गति का उपयोग करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। पवन चक्की में लगे ब्लेड को घुमाने का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो उसको घुमाते हैं ताकि क्या घूमे, मेरा टरबाइन घूमे। तो पवन चक्की का हम प्रयोग करते हैं जनित्र में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए। टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन में क्या लगा है, आर्मेचर, आर्मेचर भी क्या करेगा, घूमेगा। तो उस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्यों कह रहे हैं, समझिए। गति करेगा ना, हमेशा हमेशा गति करेगा डायना, तो गति करता गतिज ऊर्जा, जहाँ गतिज ऊर्जा है वहाँ यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, जहाँ गतिज है वहाँ यांत्रिक है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद क्या, चाहे पहले पहले पवन ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक, इसके बाद कुछ विद्युत ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं पहले पहले कुछ बाबू, पवन ऊर्जा, उसके बाद बस हो गया, टरबाइन घुमाइए बिजली उत्पन्न कीजिए, हो गया ना बाबू। चलिए अब आगे बढ़, इसकी विशेषता देख लेते हैं। समझिए, अब बता मेरे भाई, पवन चक्की घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो उसको एक नहीं होता है कि हाँ बिजली उत्पन्न करने के लिए इतना स्पीड चाहिए, कम से कम उतना की स्पीड चाहिए। तो पवन चक्की एक लिमिटेशन बनाया गया, सीमित दायरा बनाया गया कि कम से कम उसका जो स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना बाबू। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में उसकी स्पीड कितनी चलना चाहिए, दूरी 15 किलोमीटर। तो पवन चक्की की गति कितनी होती है, 15 किलोमीटर होता है ना बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति, ये समय तो आवर घंटा होती है, चाहे होनी चाहिए लेते हैं, है ना। दूसरा बताइए, पवन जो चक्की है सबसे अधिक किस देश में लगा है, डेनमार्क में। तो पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है,
पवन चक्की का देश डेनमार्क को कहा जाता है। भारत में दुनिया में है ना, चाहे विश्व में, भारत का पवन चक्की में कितना नंबर पे है? 5वां। कितना पे है? 5वां। लिख दें? नहीं लिखे, छोड़ देते हैं। लिख देते हैं मिटका के, ऊपर से मिटका देते हैं ना, ऊपर से मिटका देते हैं, थोड़ा सा तो मिटकाना है। देखो समझिए, दूसरा पवन चक्की स्थान पर है ना। 1 नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। 2 नंबर पे कौन, सॉरी 5 नंबर पे कौन है? भारत है। उसके बाद और कोई पॉइंट बाबू हो सकता है? मतलब ये भारत में सबसे अधिक कहाँ लगता है? तमिलनाडु में। वहाँ पर कितना मेगा वोल्ट बनता है? 38 MV बनता है ना, 38 MV, टोटल 38 MV बनता है। जिससे 38 MV बिजली बनता है। हो गया? और कुछ पॉइंट इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? हम बताए थे कि बिजली कहाँ से कहाँ आता है, पता है ना? बिजली का हम वायरिंग बताए थे ना, वायरिंग बताए थे ना, कैसे 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 बताए थे। सबसे पहले बिजली कहाँ बनता है? जहाँ बिजली बनता है उसे बोलते हैं पावर हाउस, ये नहीं बोलते बाबू? या फिर क्या बोलते हैं? पावर स्टेशन। जहाँ पवन चक्की से बिजली बन रहा है तो भी क्या हो गया? पावर स्टेशन ही हो गया। समझो बात को, समझे? तो पवन चक्की से हम बिजली बनाते हैं, उस बिजली से बॉल, पंखा वगैरह वगैरह चीज़ चलाते हैं। तो जहाँ बिजली बनता है उसे बोलते हैं पावर हाउस। उसके बगल में क्या रहता है? क्या रहता है पता है ना? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो उसको ज़्यादा वोल्टेज कर देता है। उसके बाद उसको दूर तक लेके जाता है कौन है? ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर है जो बड़ा है ना, ये ट्रांसमिशन टावर है। देखिए ध्यान से, यही ट्रांसमिशन टावर है। ये पता है किस लगता है? ये दूर दूर तक ले जाने के लगता है। ये बहुत ऊंचा होता है, इसको हल्का मत लीजिए। ये कहीं टच करेगा आपको लगता है? जो यहाँ पे गाड़ा गया है, देखो हम लोग का है जो इस ट्रांसमिशन टावर है, ये दूर दूर तक ले जाने का इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी ट्रांसमिशन टावर में तार को बांधा नहीं जाता है। उसके लिए ना एक लेयर आता है, स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग के साथ साथ उसमें एथी रहता है, चिमनी रहता है ना, और कुछ दूरी पे बनाया रहता है, ताकि आप जब रॉड को छुइएगा लोहा को तो आपको करंट मारता है? नहीं मारता है, क्योंकि उसमें तार को जोड़ा ही नहीं जाता है। समझे? नहीं तो लाइन मार देगा। तो उसको थोड़ा सा कुछ कुछ लगा के उसमें ना, और चालक पात लगा करके उसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद दूर दूर जाता है। उस तरह से फिर कहाँ आता है? फिर कहीं जहाँ भी जाएगा फिर डाउन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपके काम आ जाता है। उसी प्रकार जो बिजली बना रहा है, ये पवन चक्की ही बना रहा है, उसी को बोलेंगे पावर हाउस। या फिर जल विद्युत संयंत्र ही बिजली बना रहा है, उसको बोलेंगे पावर हाउस। वहाँ पे लगाया गया है एक ट्रांसफार्मर, वहाँ लगता है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बगल में भी क्या लगा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा पवन चक्की के बगल में। वो ज़्यादा वोल्टेज कर देगा। जहाँ भी वोल्टेज बनता है कम वोल्टेज बनता है, कम मतलब एथी करंट बनता है वहाँ पे। यहाँ पर भी जल बनाए चाहे तापीय बनाए, जो भी बनाए सब कम बनाता है। उसके लिए ट्रांसफार्मर रखते हैं ज़्यादा वोल्टेज करने के लिए, दूर तक ले जाने के लिए। हाँ, तो पवन चक्की का एग्जाम पूछेगा, पवन चक्की की गति कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूछता है प्रश्न। दूसरा क्या पूछता है कि पवन चक्कियों का देश डेनमार्क। बाकी 2 छोड़ा के कुछ नहीं पूछता है। ये 2 को दिमाग में रखिएगा, डेनमार्क और स्पीड अगर गति, है ना। चलिए, भारत में तमिलनाडु में, इसको भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको उतार दे बाबू। इसका उपयोग लाभ, प्रॉफिट, हानि, लाभ,
लाभ इसका लिख लिया जाए, इसको पहले उतारो, मिटा देते हैं। चलिए बाबू, पवन ऊर्जा से होने वाले लाभ को हम लोग देख लेते हैं। अब बताइए, पवन ऊर्जा में ईंधन जलाएंगे, नहीं जलाएंगे, तो बताइए प्रदूषण फैलेगा, नहीं फैलेगा, धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये क्या होता है, सस्ता भी होता है, क्योंकि हवा कहाँ से लाना है, नेचुरली है, हवा तो हम दे नहीं सकते हैं। देखो जैसे यह धुआं नहीं फैलाता, दूसरा यह प्रदूषण रहित होता है, तीसरा यह सस्ता होता है। हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैव द्रव्यमान या जितना कचरा है उसे कहते हैं जैव द्रव्यमान। जैसे गोबर क्या है, जैव द्रव्यमान, खरपतवार जैव द्रव्यमान, लकड़ी जैव द्रव्यमान, समझ गए, सब सब क्या है, जैव द्रव्यमान है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो सब्जी का छिलका वगैरह क्या हो गया, जैव द्रव्यमान। इस सब का प्रयोग, इस सब में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। लकड़ी में ऊर्जा होती है, जलाने पर उसमें ऊर्जा है ना, ऊर्जा जिसमें ऊर्जा संचित रहती है, उसी को बोलते हैं जैव द्रव्यमान, है ना। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष जिसमें ऊर्जा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं, जैव द्रव्यमान। समझिए, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अवशेष जिसमें ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अवशेष जिसमें ऊर्जा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं, जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। समझे आप लोग। अब आइए, जैसे में अब बताइए बाबू, पेड़ पौधे के पत्ता हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, गोबर हो सकता है, और बताइए, हाँ खरपतवार हो सकता है, लिख दें। खरपतवार ठीक है, खरपतवार कोई दिक्कत है, ब्लर पे नहीं ना है। चलिए, सूखा पत्ता हो गया, गोबर हो गया, अब तो कुछ है नहीं। रसोई का कचरा नहीं हो सकता है, रसोई का कचरा जैसे सब्जी उब्जी का छिलका वगैरह, रसोई हसमत पागली, हमने क्या बताया, पेड़ पौधे की पत्ता, लकड़ी, गोबर है, रबर ना भाई, भाई मेरे देखो ये क्या है, खर। खर पतवार पता है क्या मिलता है आपको, जब धान उन देखिए, जब पटवन होता है कि सिंचाई होती है, देखिए आदमी जाके उसमें अथी निकालता है, क्या चीज, घास वास, उसी को बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार होना भी जरूरी है, एक बार जान लो, कहीं कहीं बड़े काम करता है खरपतवार। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, इसकी हानि लिख दें। खरपतवार क्या हो गया, या सॉरी जैव द्रव्यमान हो गया। देखो बाबू समझिए, हम बायोमास का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझो, बायोमास का प्रयोग करते हैं बायोगैस बनाने के लिए। इससे क्या बनता है, इससे बायोगैस बनता है, इससे ईंधन या ईंधन के रूप में उपयोग होता है, या बायोगैस के रूप में उपयोग होता है, या ईंधन के रूप में उपयोग होता है कि नहीं होता है। लकड़ी का उपयोग नहीं करते हम लोग, लेकिन जितना भी अवशेष है, पेड़ पौधे का अवशेष में क्या हो जाएगा, लकड़ी जो सूख गया, टूट गया, गिर गया, सब क्या है, अवशेष है उसका। अच्छा पत्ता सूख गया, क्या अवशेष है। और बताओ कुछ, हंस रहे भाई, नल का तो बीमारी, इधर मत ताक,
गधा कहीं लड़की तब तकता है, इधर समझिए। हाँ, मुस्कुराएगा, हमको समझ में नहीं आएगा भाई, समझिए। तो भाई मेरे, हमने क्या बोला, सूखा पत्ता, लकड़ी, जीव जंतु के अवशेष, है ना, अवशेष माने जैसे गोबर, है ना, तो गोबर, ये सब चीज़ों से कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा होती है। जैसे गोबर क्या है, गोबर का उपयोग क्यों करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, नहीं करते हैं क्या ईंधन के रूप में, लेकिन गोबर का उपयोग करते हैं थी बनाने, बायोगैस बनाने में भी करते हैं। बायोगैस बनाने में किसका उपयोग करते हैं, गोबर का, इसलिए उसे बायोगैस क्या कहते हैं, गोबर गैस, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में क्या डालते हैं, गोबर डालते हैं, इसलिए गोबर गैस। उससे जो गैस बनता है ना, उसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन बनता है उससे, उसको किस में स्टोर कर लेते हैं मीथेन को। तो हम लोग बायोमास का प्रयोग जो है गोबर गैस के रूप में भी करते हैं, बायोगैस बनाने में करते हैं, समझिए, इसका उपयोग समझो। बायोगैस किसे, कोई बोलेगा बायोगैस बाबू किसे किसे कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं बायोगैस सीधा, क्योंकि 75% क्या होता है, मीथेन। कहीं ना कहीं बताएं आप लोगों को, बायोगैस बनाने में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में करते कि नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी हानि है भाई मेरे, हानि, इसका हानि समझते हैं। यह क्या करता है, जलने पर, यह जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न करता है, इसलिए यह क्या फैलाता होगा, प्रदूषण फैलाता होगा ना, यह प्रदूषण अधिक फैलाता है, लेतनी ठीक है ना बाबू। और क्या लिखें, अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, और बिना माने मतलब का हुआ सर, ये पगली हम पढ़ा रहे हैं। अब कुछ नहीं लिखना बाबू, पॉइंट है, देखिए उपयोग कहाँ करते हैं इसका, समझो। हम देखो कॉमन चीज बता रहे हैं आप लोग को, जय द्रव्यमान जब भी कहें कि जय द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो गोबर का है जय द्रव्यमान, क्योंकि अवशेष जीव जंतु से ही प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गोबर, लकड़ी, उसका हम प्रयोग कहीं कर नहीं रहे हैं, अगर उसका हम प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बायोगैस, समझे आप लोग। तो हम बोल देंगे कि बायोमास को जलाने से क्या बनता है, तो कहिएगा बायोगैस, सीधा अगला पढ़ेंगे टॉपिक बायोगैस, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे चारकोल के बाद पढ़ेंगे वो बायोगैस क्या है। तो बायोगैस को बनाने के लिए गोबर का प्रयोग करते हैं, उसको जलाते हैं, उससे जो धुएं बनती है, धुएं में क्या होती है, मीथेन गैस होती है, उसी मीथेन गैस को कहते हैं बायोगैस, सिंपल है। बिना जलैले ना मिले ऊर्जा तारा, है ना, गैस नहीं मिलेगा आपको। तो लेकिन बाकी जितना सब चीज़ है, लकड़ी हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, केला का छिलका हो गया, पत्ता गोभी का छिलका हो गया, जो भी चीज़ हो, अचड़ा कचड़ा जो भी सब क्या है आपका जयद्रव्यमान में आ जाएगा, है ना। इसको जला करके हम बायोगैस बना लेते हैं, सीधी सी बात है। इसका हानि जानते हैं कि जलाइएगा तो हानि हो भी करेगा, अब लकड़ी जलाएगा तो हानि नहीं होगा, धुआं फैलेगा, धुआं से इन्वायरमेंट खराब होगा, वातावरण में प्रदूषण फैलेगा, इस तरह से होगा ये सब चीज़। तब प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण होता है, इससे फैलता है। यह सबसे उत्तम ईंधन नहीं है, बल्कि यह निम्न स्तर का ईंधन है। कोयला में भी कौन सा कोयला अच्छा होता है बताओ तो, एंथ्रासाइट ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चारकोल क्या है। चारकोल, आप लोग को चारकोल कहीं ना कहीं बताए हैं कभी, याद है आप लोग को। कोई लकड़ी को ना किसी बॉक्स में, है ना, बोतल में बंद करके उसको जला दो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो, तो जो बचेगा ना काला कार्बन, वही क्या होगा आपका चारकोल होगा। इसको उतारो, उसमें से पानी निकल जाता है, गैस वगैरह। उतारो इसको तो पहले। चलिए बाबू, अब पढ़ लेते हैं हम लोग चारकोल क्या है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, चारकोल, जब लकड़ी को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो
उसमें उपस्थित जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं। हंसो मत बाबू। समझ गए आप लोग हमने क्या लिखा? क्या लिखा समझिए। चारकोल किसे कहते हैं? जब लकड़ी को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलाया जाता है, ओके, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं। जलवाष्प, जल और वाष्प यानी गैस वगैरह बाहर निकल जाते हैं। और क्या बच जाता है? तो काले रंग का अवशेष बच जाता है। काले रंग का अवशेष बच जाता है। चाहे बचा हुआ काले रंग का अवशेष क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। समझ गए? इसका हानि समझिए क्या है, इससे होने वाले हानि को समझिए। बाबूरे, हानि क्या है? यह अधिक धुआं देता है। अधिक इसमें वनों की कटाई अधिक होती है ना, तभी ना जलाएंगे। इससे इसको जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो से सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। समझे? मोनो मतलब एक, बहुत हाले समझाए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसमें कहीं दिक्कत है आप लोगों को? हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे देखिए, इस लकड़ी को जलाने के लिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के लिए लकड़ी चाहिए ना। लकड़ी के लिए क्या करेंगे हम? बताओ। लकड़ी के लिए वन को काटेंगे, जंगल को काटेंगे, लकड़ी लाएंगे। उससे क्या होगा? तो जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो संतुलन बना है, वो संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा संतुलन? अब बिगड़े कैसे बिगड़ेगा हम बताते हैं। जैसे ही हम पेड़ काटेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो करती है वो क्या हो जाएगी? उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी? पेड़ पौधा काटिएगा तो उसको खाएगा कौन? हम जो CO2 छोड़ रहे हैं उसको कौन लेगा? पेड़ है ही नहीं तो लेगा कौन? तो अब उसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई वायुमंडल में। बढ़ गई ना बढ़ गई? तो चेंजिंग हुआ कि नहीं वायुमंडल में? चेंजिंग हुआ ना जी CO2 की वजह से। तो CO2 की गैस ज़्यादा बढ़ जाती है जंगल को काटने से। इसको संतुलन में रहना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या हानिकारक है। ये काले रंग का चारकोल होता है। कैसे बनता है? तो लकड़ी लीजिए, उसको बिना थी ऑक्सीजन भेजे, है ना, उसमें उसको जला दीजिए। उसका जो बच जाएगा राख वगैरह का बचेगा, वो जो कोयला काला रंग का बचेगा वही हो जाएगा आपका कुछ ही चारकोल। चारकोल एक तरह से कोयला जैसा ही होता है, बट उतना ही इसमें एथी नहीं होता, उष्मा नहीं होता, हीट नहीं होता है। कोयला में क्या एक बार जल जाएगा ना, वो जलने के बाद वो बुझ जाएगा तो वो आउट टेम्परेचर बनाता है, नहीं बनाता है। तब जाके भुट्टा इसे मकिया को इसे एथी कर दीजिए, पकेगा बढ़िया मकिया पकता है उसमें। हम घर में कैसे जाते हैं? घर में तो हम गैस पर बना लेते हैं, गैस पर अच्छा पकता नहीं है। मकिया अगर पकाएंगे नहीं आप लोग गैस पे, गैस पर नहीं पकता, ऊपर से जल जाता है। और वो जो भून के देता है ना आपको, मार्केट में देता है बढ़िया एकदम, देगा महंगा 15 का एक देता है, बट अच्छा देगा। समझे आप लोग? चलिए आप क्या देखते हैं बाबू? बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या है समझिए बाबू। सबसे पहले बाबू बायोगैस बनाते कैसे हम बताते हैं, सुनिए। बायोगैस बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जैव द्रव्यमान का। जैव द्रव्यमान में क्या क्या आएगा? गोबर, खरपतवार, है ना, वे थी रसोई के कचरा, हो गया ना कचरा वगैरह। इस सब को क्या करेंगे? एक बायोगैस संयंत्र आता है, टैंक आता है, उस टैंक में डाल देंगे सबको।
उसमें डाल देंगे पानी, उसमें डाल देंगे गोबर, उसको मार धा के गाढ़ा एकदम नहीं होता है, कैसे मछली लोग मारता है तालाब में से हीड़ के पूरा, उसी मार धा के हीड़ देना उसको में, समझ गए? जैसे कैसे दही महा जाता है माठा, उसी प्रकार उसको मह दीजिए पूरा बढ़िया से। उसको बढ़िया से पैक कर दीजिए ताकि उसमें मतलब वो उसको ऐसा टैंक होना चाहिए ना जिसमें ऑक्सीजन ना जाए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के बाद क्या होगा उसमें कि जो उसमें सूक्ष्म जीव होंगे, जो बैक्टीरिया होगा, जो जीवाणु होगा, उस सूक्ष्म जीव उसको सड़ाएगा, पूरा पूरा सड़ाएगा उसको। सड़ाने के बाद उसमें क्या बनेगा? गैस बनेगा। उसको एक पाइप के माध्यम से निकाल दिया जाता है, उसी को कहते हैं बायोगैस। बायोगैस बनाने के लिए जितना सड़ा गला जितना कचरा है उसको ले लीजिए, एक बायो संयंत्र में डाल दीजिए, टंकी में टैंक में रख दीजिए उसको, उसमें पानी मिला दीजिए, उसको गाढ़ा कर दीजिए, इसे गाढ़ा कर दीजिए, उसको स्लरी बोलते हैं उसको, पूरा करके उसको बढ़िया से उसको एयर टाइट कर दीजिए ताकि उसमें हवा ना इंटर करे। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। वो सड़ाने कौन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित जो रहेंगे, तो सड़ा देंगे पूरा। सड़ने के बाद वो गैस बनता है, बायोगैस। बायोगैस में अधिक मात्रा में किसकी घटक होती है? मीथेन की। समझे आप लोग? कोई दिक्कत? लिख देना। चलिए बायोगैस देखिए बाबू, ध्यान से समझिए। संयंत्र में, बायोगैस संयंत्र में पेड़ पौधे, गोबर और कुछ बाबू, रसोई रसोई कचरा छोड़ दीजिए ना। पेड़ पौधे और गोबर और रसोई कचरा के लिख देते हैं अवशेष। चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु का अवशेष कह सकते हो जाएगा, इसमें भी नहीं हो जाएगा? पेड़ पौधे हम जीव जंतु के अवशेष को एक टैंक में बिना ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के रख देने से देते हैं, चाहे डाल रख देने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव उसे सड़ाते हैं, जिससे एक ज्वलन गैस बनती है, उसे ही बायोगैस कहते हैं। समझे? और देखिए इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है, मतलब जो बनता है कौन गैस निकलता है उसमें से? मीथेन गैस निकलता है। कितना परसेंट मीथेन होता है? अगर आप चाहिए तो मटेरियल्स लिख लीजिए, छोटा में है ना? छोटा में वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखे हैं, देखो सिंपल बता रहे हैं आप लोग को कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जिसका जो खर पतवार होता है, उसे एक टैंक में रख के उसको बिना ऑक्सीजन के सूक्ष्म जीव से सड़ाने की प्रक्रिया से ज्वलन गैस उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बायोगैस। अपने हिसाब से बता रहे हैं। अब इसका प्रयोग देखिए, गैस तो बन गया, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहेगा? उसमें गाढ़ा जो पदार्थ रहेगा, जो वो रहेगा। गैस बन गया, उसमें जो गाढ़ा पदार्थ रहेगा वो तो रहबे करेगा, वो खत्म थोड़ी नहीं होगा, पूरा कंप्लीट खत्म नहीं होता है। उसको निकालिए, उसको ले खेत में छिड़क दीजिए, वो काम करेगा यूरिया का, एक खाद का काम करेगा। जो गोबर वोबर होता है, कैसा काम करता है? खाद का काम करेगा। तो इसका लाभ भी है। लाभ लिख दें बाबू। लाभ में क्या है?
बचा हुआ गारा का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। लिख दें। है ना, बस यही है। बायोगैस के लिए हम फिर से बताते हैं, बायोगैस का सिंपल और संक्षेप आंसर निकालते हैं। ठीक है, जैव द्रव्यमान को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें जल मिलाकर उसको एक टैंक में रख देते हैं। इससे जो गैस उत्पन्न होती है, इसमें जो सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, जिससे एक सड़ने के बाद एक गैस उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बायोगैस अपने हिसाब से। क्योंकि जैव द्रव्यमान में टोटल चीज आ जाएगा, गोबर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसको सड़ाना है आपको, बिना उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, बंद एकदम, तब जाके वो सड़ेगा। पानी जल डालना पड़ेगा आपको, बिना अगर घुराएगा कैसे, गाढ़ा गाढ़ा कैसे बनेगा, स्लरी कैसे बनेगा, गाढ़ा गाढ़ा बना के गैस बनाते हैं सड़ा उड़ा के। चलो इसको उतारो। मीथेन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीथेन एकदम इंपॉर्टेंट। मीथेन पूछेगा कै %, 75%। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। चलो इसको उतारो, इसको उतार दो बाबू। चलिए बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, याद है ना? जैव द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष को क्या कहते हैं? जैव द्रव्यमान। खत्म हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चारकोल किसे कहते हैं? लकड़ी को जला दीजिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा? चारकोल बन जाएगा, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ध्यान दीजिए बाबू। अब देख लेते हैं हम लोग समुद्री ऊर्जा को। इधर से बनाएगा समुद्री, समुद्री, विश्व सुंदरी नहीं बोल रहे हैं, समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा समझिए बाबू, समुद्री ऊर्जा कहते किसे हैं समझिए पहले। ठीक है, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा तथा और तापांतर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा समुद्री ऊर्जा कहलाती है। समझ गए? देखिए अब ध्यान से समझिए। समुद्री ऊर्जा को हम लोग 3 रूप से बांटे हैं। देखिए, ज्वार भाटा, समुद्र की लहर, जो लहर होता है ना, लहर समुद्र की लहर समझते हैं ना, जो ऊपर नीचे होता है लहर, समुद्र की लहर। तो समुद्र की लहर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं समुद्री ऊर्जा। उसी को बोलते हैं ज्वार, उसी को बोलते हैं भाटा। धारा, जो धारा है, पानी के बहाव है, उसको धारा बोल देंगे। तपांतर, जो पानी के गर्मी उसे तपांतर बोल देंगे। समझ गए? ज्वार का मतलब पानी जब उठ रहा है तो ज्वार है, गिर रहा है तो भाटा, ज्वार भाटा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो समुद्री ऊर्जा कै प्रकार? समुद्री ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। आ रहा है ना बाबू? नहीं आ रहा? अब एक होता है ज्वारीय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। दूसरा होता है, क्या होता है? तरंग ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव एनर्जी। एक और होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशियन थर्मल एनर्जी। समझ गए? एक होता है ज्वारीय, तरंग ऊर्जा, महासागरीय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ज्वारीय ऊर्जा पहला। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में जल का स्तर चढ़ता तथा गिरता है, इससे परियोजना को ज्वार बढ़ता है। समझिए बाबू, जो चंद्रमा है एक सूरज है, चंद्रमा के काम है पृथ्वी को खींचना, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी को खींचता है। तो पृथ्वी तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? जल का स्तर ऊपर बढ़ता है। जो जल का ऊपर स्तर बढ़ेगा उसे बोलते हैं ज्वार, और नीचे गिरेगा तो भाटा, है ना।
उतार चढ़ाव किसमें होता है? तो जल में उतार चढ़ाव होता है। इस परिघटना को, परियोजना को नहीं क्या कर दीजिए, परिघटना को, इस परिघटना को कहते हैं कुछ ही ज्वार भाटा, है ना? क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। जो ऊपर नीचे आता है, जल का स्तर ऊपर बढ़ता है और नीचे गिरता है, इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ये कब होता है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। समझिए, लिख देते हैं इसको। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल में उतार चढ़ाव होता है, जिसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। कैसे लिखते हैं? भांटा ना, भाटा कहते हैं, है ना बाबू? और ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, है ना बाबू? ठीक है, बोलो तो। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा होता है। देखिए, ज्वार भाटा, हम फिर बता रहे हैं आप लोग को, ज्वार भाटा ऊपर समुद्र गया और नीचे आया, अगर ऊपरे उठा तो क्या कहेंगे? ज्वार। और नीचे गिरा तो क्या कहेंगे? भाटा। ये क्यों होता है? तो कहिएगा चंद्रमा के खिंचाव के कारण। चंद्रमा के खिंचाव के कारण जल का स्तर क्या होता है? ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है बाबू? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? अब लिख देते हैं इसका सिद्धांत, है ना? सिद्धांत, अरे सिद्धांत, जब जल स्तर काफी ऊंचा हो जाता है तो उसके लिए बांध बनाया जाता है, जिससे पानी को रोक कर घुमाने के लिए गिराया जाता है, जिससे बाबू आ रहा है ना, कि ढेर आगे बढ़ जा रहे हैं? तो ये भी नहीं आ रहा होगा। देखिए, आप लोग को सिखा देते हैं। है ना? इससे होने वाले लाभ क्या है बाबू? हानि है और क्या है? लाभ है। समझो बाबू बात को, ये कैसे हम सीखते हैं आप लोग? सबसे पहले याद कैसे करेंगे कि क्या है ये? हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में होता क्या है कि जब पृथ्वी किसके बीच? चंद्रमा के बीच। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उत्पन्न होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र की जल होती है, उसके स्तर में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है। उस ऊपर नीचे से होने वाली घटना को ही क्या कहते हैं? होने वाली घटना का ज्वार भाटा कहते हैं। हो गया, ज्वार भाटा कहते हैं। इस ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को ही कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा मतलब ऊपर उठना और गिरना। इस ऊपर उठना गिरने की वजह से क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए? ज्वारीय ऊर्जा से काम कर सकते हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा से हम बिजली पैदा करते हैं, और क्या? यहाँ तक की दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ रहे। हमने सिद्धांत लिखा। सिद्धांत में क्या लिखा कि इस उतार चढ़ाव, जो जल का स्तर है, उतार चढ़ाव जो हो रहा है जल में,
उसको क्या करेंगे, एक बांध बना करके उस जल जब ऊपर उठता है तो उसको रोक लेंगे, कहीं ना कहीं उसको क्या कर लेंगे, उसको रोक लेंगे। और उसके बाद इकट्ठा करके एक पे एक गिराएंगे टरबाइन पर, गिरा करके उस टरबाइन को घुमा देते हैं, जिससे यांत्रिक ऊर्जा बिजली विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सिंपल। ऊपर उठेगा पानी, बस उसको रोक लो कुछ ना कुछ लगा के, क्या समझे, एक पे गिरा दो उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कैसे मछली मारते हैं, जाल इधर लगा दो, जाल इधर, उधर से जाएगा उड़ के आएगी सब जाले में, उसी प्रकार ये भी होता है। तो एक हो गया ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इससे क्या घुमाया जाता है, टरबाइन घुमा करके। इतना भी लिखिए तो हो जाएगा, इतना लिखने तो आप लोग आएगा ना, टरबाइन घुमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, बस हो गया, बाकी खत्म। अब इसका लाभ लिख देते हैं बाबू, है ना। यह नवीकरणीय स्रोत है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होती हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है। होता है। बार बार बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बांध और बाबू बांध, बार बार बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोड़ दो ना, एक लिखते हैं खाली कि बांध बनाने की उतनी और लिख दें एक पॉइंट। इसमें हर एक बार आपको बांध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इससे यह नवीकरणीय है, प्रदूषण क्या करता है, कम फैलाता है। आप जानते हैं कि जो नवीकरणीय होती है वो ऊर्जा का एथी क्या करती है, प्रदूषण कम फैलाता है। आप शुरू से जानते हैं ना डेफिनेशन के हिसाब से कि अनवीकरणीय क्या होती है, सीमित होती है, सीमित होती है ना। अनवीकरणीय सीमित होती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है। लेकिन नवीकरणीय सीमित नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। अब बताइए ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म होगा, नहीं होगा। समुद्र की लहरें उठेंगी वैसे ही गिरेंगे, आदमी बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब इसका हानि क्या है, हानि लिखना कोई जरूरी है बाबू, कहाँ लिखे। चलो इसको मिटा देते हैं, उधारो। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, लिख देते हैं हानि, है ना। हानि देख लो, हानि में बाबू लिख देते हैं बाबू, अधिक मात्रा में क्या नहीं बन सकता है, अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बांध बनाना कैसा पड़ेगा, बांध बनाना भी महंगा पड़ेगा। यही हम लोग को हानिकारक लग रहा है। बाकी वायुमंडल में इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इससे इन्फेक्शन। हाँ महंगा पड़ेगा, का थोड़ा समय लगेगा बनाने में। एथी बनाने में समय नहीं लगेगा। चारकोल को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, चारकोल बने, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो इसलिए हानिकारक है, समय अधिक लगता है चारकोल बनाने में, जलाना पड़ता है ना उसको, तब बनता है चारकोल। खैर देखिए, आप लोग को यहाँ तक पढ़ा देना। कल पढ़ाएंगे आपको वेव एनर्जी और पढ़ाएंगे ओशियन थर्मल एनर्जी, तापीय, है ना। ऑक्टेक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्टेक, है ना। OCTEC बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऑक्टेक पढ़ाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो इसको उतारो, इस सब में टरबाइन घुमा रहे हैं।